नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक समाचार देखा गया और बड़े प्रमुखता से और खास करके जी न्यूज़ के जो है जी न्यूज़ ही नहीं और कुछ और भी समाचार, कुछ और भी टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा था कि एक पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो इस तरह से उसके दस्तावेज पकड़े गए हैं जिसमें कि वो कह रहा कि 2047 यानी 25 वर्ष बाद जो है हम इस तरह से यानी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की आबादी बढ़ा देंगे और हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे और इसके बाद यहाँ पर एक मुस्लिम राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट या उसको गजवाए हिंद या दारुल इस्लाम की स्थापना कर देंगे। इस बात की ये तमाम जो है तो जी न्यूज़ के अलावा और अन्य भी चैनलों पर 9 बजे के बाद सब वो दिखाए जा रहे थे। इसमें सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि पीएफआई जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में कट्टरवादी तत्व पैदा करने वाला एक संगठन है और इसको जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज या कांग्रेस ने खड़ा किया हुआ है और यह भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय आवाम को भी जानना जरूरी है, अपने देश को भी जानना जरूरी है कि दक्षिण भारत में जब भी चुनाव आते हैं, खास करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वगैरह में, तो पीएफआई के नेता जो है अक्सर इस जीएनपीसी को जो है चुनाव के वक्त में जो है चुनावी मदद पहुंचाते हैं और कई बार ये सोनिया गांधी के साथ पीएफआई के नेताओं की फोटो भी देखी गई है। तो ये जग जाहिर है कि ये पीएफआई जो है जिसको कि इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांटा चौकड़ी कांग्रेस ने खड़ा किया है और चुनावी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती है और वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो है कट्टरवादी तत्वों को पैदा करती है या उनको रेडिकलाइज करती है। तो ये चीज जो है वो बीजेपी को भी मालूम है, मोदी को भी मालूम है और ये इनको 8 साल बीत गए, ये कर क्या रहे थे?
पीएफआई का क्या नेचर है ये मोदी महोदय को अच्छी तरह मालूम था, बीजेपी वालों को मालूम था, मोदी सरकार को मालूम था। तो 8 साल तक ये कर क्या रहे थे, नंबर एक। दूसरी चीज कि पीएफआई, सिमी और एसडीपीआई ये 3 संगठन आपस में एक दूसरे के वो गुथे हुए हैं और इसी के इर्द गिर्द घूमती है जो चौथी जो संस्था है AIMIM। ये पूरी जानकारी है बीजेपी वालों की। इनका इलाज करने के बजाय जो है सिर्फ जो है ये मीडिया वालों को थमाते हैं नफरत, मीडिया वालों को थमाते हैं सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। ये जबकि इनको भी, बीजेपी वालों को, मोदी महोदय को मालूम है कि पीएफआई जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो है वो कट्टरवादी तत्वों को पैदा करता है और ये जीएनपीसी के संरक्षण में चल रहा है। तो फिर इस जीएनपीसी का और ये बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी सी गतिविधि चल रही है जो जिसको शह मिल रही है इस जीएनपीसी से, गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी काकस कांग्रेस से। तो ये मोदी महोदय जो उसी कांग्रेस को, उसी जीएनपीसी को ये क्यों उसकी रक्षा कर रहे हैं। पीएफआई की बात उठाते हैं, पीएफआई की बात तो टीवी चैनल वाले उठाते हैं, लेकिन पीएफआई किसके संरक्षण में चल रहा है और पीएफआई जो है को किसने पैदा किया, इस पर जो है टीवी चैनल वालों की और बीजेपी और मोदी जी की पूरी वो घिघी बंद है। मोदी महोदय से भारतीय जनता दल ये करना चाहता है कि आपका राष्ट्रवाद अब जो है वो आप राष्ट्रवाद चलाते हैं, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं। और इतना भी नहीं कि इतनी खतरनाक जो है ये संगठन पीएफआई जो है ये इस तरह की गतिविधि में लिप्त है और वो कांग्रेस या जीएनपीसी के संरक्षण में चल रही है। कांग्रेस का जो है वो इलाज मैंने कांग्रेस का इलाज तक आप नहीं करते हैं, कांग्रेस का इलाज तक नहीं करते हैं और उसको और पीएफआई क्या पीएफआई के अलावा जो है जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं जो है उसको शह जो है इसी कांग्रेस या जीएनपीसी से मिलता है। अभी ये बताया गया था कि पीएफआई, सिमी और एसडीपीआई जो है इसी पीएफआई का एक राजनीतिक मुखौटा है। यह हमारे देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है कि ये टीवी चैनल वाले पीएफआई का जो राजनीतिक मुखौटा एसडीपीआई है उसी के प्रवक्ताओं को बुला करके ये प्रवचन करवाते हैं टीवी चैनल वाले। तो सवाल इस बात का कि देश के दुश्मन जो है किन किन रूपों में भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं, ये जो है जिसमें कि टीवी चैनल वाले भी हैं, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम इसको समझे और ये झूठ मूठ का जो ये राष्ट्रवादी हैं इनको पता है कि टीवी चैनल वाले एसडीपीआई वालों को बुलाते हैं और एसडीपीआई जो है पीएफआई का एक जो है वो राजनीतिक मुखौटा है। पीएफआई को खड़ा करने वाली और पीएफआई को शह देने वाली और पीएफआई का चुनावों में और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों के चुनाव के वक्त में यही जीएनपीसी कांग्रेस जो है
पीएफआई का इस्तेमाल भी करती है, पीएफआई वाले सपोर्ट भी करते हैं। पीएफआई के नेताओं के साथ सोनिया गांधी की फोटो भी देखी गई है। ये सारी जानकारी के बावजूद भी ये बीजेपी वाले और मोदी सरकार और मोदी महोदय जो है इस इतनी खतरनाक देश विरोधी कांग्रेस के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते क्यों नहीं? अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले जो है ये करते क्यों नहीं है? सिर्फ ये पूरे प्रकरण में क्या करेंगे कि सिर्फ जो है वो पीएफआई के कारनामों को बता करके और जो सवाल यह है कि पीएफआई की गाथा सुनाने से क्या फायदा? कार्रवाई करनी है ना, उसकी जड़ें समाप्त करनी है ना। अब देखिए बस ये टीवी चैनल वाले बस जो है वो पीएफआई के कुछ दस्तावेज के विषय में और कुछ लोगों को और कुछ पकड़े भी गए। भाई पीएफआई जो है जो फैली हुई है उसकी जड़ें अभी भी हैं भारत में। कहाँ से कनेक्शन है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, चाहे मौन रूप से कौन कौन को समर्थन दे रहे हैं। कोई भी देशभक्त जो है शासक होता, प्रशासक होता, संगठन होता तो पीएफआई जैसे खतरनाक संगठन को की जड़ कहाँ है, कौन कौन उनके समर्थक हैं, कौन कौन उसके मुख्य समर्थक हैं, कौन उनको शायद देने वाले हैं, सबको जो है वो जड़ से उखाड़ करके इस देश के बाहर कर देता है। और देश के बाहर करना चाहिए। और देश के बाहर यदि करना है तो पीएफआई को भी, सिमी को भी, एसडीपीआई को भी और इसके साथ जो जुड़ा हुआ जो है एआईएमआईएम को भी। ये होता है राष्ट्रवाद की असलियत। सिर्फ उनको पाल कर रखना और मौके बेमौके उनका वर्णन करके, उनको दिखा करके जो है बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल पैदा करना जो है ये कतई राष्ट्रवाद नहीं है। टीवी चैनल के परिचर्चा में हमारे भारतीय भाई बहन देखते होंगे कि ये तस्लीम रहमानी ये उसी एसडीपीआई की ओर से आता है। तस्लीम रहमानी जो टीवी चैनलों पर वो परिचर्चा में भाग लेने के लिए जो दिखाई पड़ता है वो एसडीपीआई की ओर से और एसडीपीआई जो है पीएफआई का राजनीतिक मुखौटा है। जिस पीएफआई के इतने खतरनाक मंसूबे हैं जो कि टीवी चैनल वाले दिखा रहे थे कि इस देश में मुस्लिम राज जो स्थापित वो करना है, वो कह रहा है कि हम हिंदुओं को जो है घुटने पर लाद देंगे। इस तरह के उसके खतरनाक मंसूबे हैं। तो उसी के राजनीतिक मुखौटे के प्रवक्ता को ये टीवी चैनल वाले ये बुलाते क्यों हैं? यदि पीएफआई इस देश के लिए खतरनाक दुश्मन है तो उसी प्रकार एसडीपीआई भी इस देश का खतरनाक दुश्मन है। और एसडीपीआई के प्रवक्ताओं को बुला करके जो है वो और टीवी चैनल के डिस्कशन में भाग, यानी टीवी चैनल के डिस्कशन में जो भाग लिवाते हैं उसमें शामिल करवाते हैं। तो क्या यह जो है देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है? देश के खिलाफ वो दुश्मनी नहीं है? तो हमारे जो आदरणीय भारतीय अवाम है बहुत अच्छी तरह से समझे कि देश के दुश्मन किस रूप में है और क्या वो दम भरते हैं। वही चैनल वाले जो है पीएफआई की बात करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते हैं कि उसी पीएफआई का जो राजनीतिक चेहरा है, राजनीतिक मुखौटा है, उसी के प्रवक्ता को ये बुलाते भी हैं टीवी चैनल वाले।
कहने का मतलब है कि हमारे देश के दुश्मन किन के रूप में इस देश के खिलाफ की गतिविधियों में लिप्त हैं और दम भरते हैं कि दम भरते हैं कि वो राष्ट्रहित में वो काम कर रहे हैं। तो अब इसके आगे अब ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि करतूत है, सोच है, खतरनाक है पीएफआई की। पीएफआई का नाम न लेकर के ये जो खतरनाक किस्म का है देश का दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, पीएफआई का नाम नहीं लेगा कि पीएफआई किसी संस्था है, उसका राजनीतिक मुखौटा वो एसडीपीआई है। पीएफआई जो है वो जीएनपीसी के संरक्षण में स्थापित हुई और पीएफआई जो है बराबर पीएफआई की गतिविधियां जो है वो जीएनपीसी कांग्रेस के शासन से चल रही हैं। इस विषय में वो गद्दार किस्म का देश का दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी नहीं कहता है। उसकी देश के खिलाफ गद्दारी तो आप सभी भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम उसकी गद्दारी तो देखिए। उसके लिए पीएफआई, एसडीपीआई और जीएनपीसी कांग्रेस को बेनकाब करने के बजाय इसी तथ्य के आधार पर या इसी तथ्य के बूते जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लपेटने की वो साजिश करता है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लपेट करके नफरत फैलाने का जो साजिश करता है। और नफरत मतलब हमारे भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर करना, हमारे मुल्क भारतवर्ष को कमजोर करना। तो ऐसे तो जो है अच्छा। और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ निश्चित रूप से बीजेपी के संरक्षण में कांग्रेस जीएनपीसी की शाह से और निश्चित है कि निश्चित मतलब भारतीय जनता दल की इस बात का संदेह है और यदि इसकी जांच की जाए तो यह पाया भी जा सकता है कि विदेश की फंडिंग से, विशेषकर चीन फंडिंग से ये भारत विरोधी गतिविधि जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ चला रहा है। तो और यही नहीं, वो अब तो वो जो है टीवी चैनल की परिचर्चाओं में भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है वो देखने को मिलता है। देखिए, एसडीपीआई की बात को तो दिखा देंगे, लेकिन कभी भी ये टीवी चैनल वाले ये नहीं बताएंगे कि भाई नहीं सॉरी वहाँ वो पीएफआई की बात तो दिखा देंगे। टीवी चैनल वाले ये नहीं बताएंगे कि इसी पीएफआई का राजनीतिक चेहरा एसडीपीआई है। और क्यों नहीं बताते हैं कि यदि इसको बताएंगे कि एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक चेहरा है तो उनके प्रवक्ताओं को जो बुलाते हैं टीवी चैनल के डिस्कशन में या परिचर्चाओं में, तो फिर इनका क्या होगा? इनकी जवाबदेही पर बन जाएगी कि ये बुलाते कैसे हैं। तो देश के साथ जो है इस तरह से धोखेबाजी जो है ये चैनल वाले भी करते हैं और कभी नहीं कहते कि भाई कि जो है यथार्थ तो ये है, सत्यता तो ये है कि जो है ये पीएफआई की करतूत है, उसके मंसूबे हैं या उसका जो राजनीतिक चेहरा है ये एसडीपीआई के मंसूबे हैं। और ये एसडीपीआई हुआ चाहे पीएफआई हुआ वो कांग्रेस या जेएनपीसी की से चल रहे हैं। ये कहने के बजाय
सिर्फ पीएफआई की बातों को सिर्फ पीएफआई की बातों को दिखाना, और फिर इसी हकीकत पर जो ये पुष्पेंद्र कुलशेख जो है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों या उनका जो पंथ है इस्लाम पर आक्रमण करके जो इस देश में नफरत फैलाना और भारतीय समाज के ताने बाने को जो कमजोर करने की जो साजिश कर रहा है, उसको उसके भी विषय में कुछ बताना जो है, ये अपना राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं मानते हैं। सिर्फ एक टुकड़े को दिखा करके बाकी उससे संबंधित जो देश विरोधी बातें हैं, देश विरोधी हरकतें करते होते हैं, उस पर ये पर्दा डालते हैं। क्योंकि यदि वो बेपर्दा हुआ तो ये टीवी चैनल वाले भी अपने आप बेपर्दा हो जाएंगे। देश विरोधी गतिविधि में इनकी लिप्तता भी जो है वो सामने आ जाएगी। तो भारतीय जनता दल बराबर इस बात से चिंतित रहता है कि देश की समस्याओं को किस तरह से डील किया जाता है। ये टीवी चैनल वाले जो है, इनकी भी भूमिका रहती है देश विरोधी में। जैसा कि मैंने बताया कि पीएफआई के विषय में तो कहेंगे, पीएफआई का जो राजनीतिक चेहरा है एसडीपीआई के प्रवक्ताओं को बुलाएंगे भी। तो ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड तक ही सीमित का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि ये हमारे मुल्क से मुतल्लिक जितने भी बिंदु हैं, और खास करके इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी के जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी बातें हैं, और जितने भी यथार्थ हैं, उनको ये टीवी चैनल वाले किस तरह से उसको ढकते हैं। क्योंकि इनमें इनकी भी लिप्तता, इनका भी इन्वॉल्वमेंट, इनका भी इंटेलिजेंस इसमें शामिल रहता है। प्रश्न ये है कि ये हमारे देश को यदि सुरक्षित रखना है और उसको महफूज रखना है, तो ये जो रात दिन जो है नफरत फैलाने का जो सिलसिला चला है, अब देखिए नफरत कैसे ये फैला रहे हैं। इसके पहले भी मैंने इसी YouTube के माध्यम से बताया गया था कि झारखंड में 10,000 शायद वो एयरटेल के सिम का एक बैंक एक समूह लेकर के नफरत फैलाने का एक गैंग जो है वो पकड़ा गया था झारखंड में। और उस झारखंड की सरकार में यही कांग्रेस जो है वो साझेदार भी है। तो और कई तरह से यानी कोई भी मुद्दा आ जाता है सिर्फ वो नफरत वो फैलाने का। नुपुर शर्मा का भी देखिए, क्योंकि कोई कहता है कि भाई ये बार बार नुपुर शर्मा का नाम जो है ये भारतीय जनता दल ले रहा है। नुपुर शर्मा के प्रकरण को भी जरा ध्यान से देखा जाए। नुपुर शर्मा ने वो इस्लाम आस्था पर कुछ आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो देशभक्ति ये कहती है कि यदि उसने आक्रमण किया तो उसकी निंदा होनी चाहिए, और देश के कानून के अंतर्गत वो जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देशभक्ति का तकाजा है। लेकिन हो क्या रहा है कि उसके समर्थन में जो है कुछ तबके जो है खड़े हो जा रहे हैं, और उसको समर्थन में वो तबके खड़े हो रहे हैं जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं।
तो अब देखिए ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है। अब जो है नुपुर शर्मा ने इस्लाम आस्था के ऊपर कोई जो है वो अवांछित टिप्पणी की, आक्रमण किया, तो इसी देश में कह रहे हैं कि उसकी गर्दन काट देंगे, गर्दन की एक कीमत है। ऐसे तत्व के विषय में भारतीय जनता दल ने बताया है कि ऐसे जो कट्टरवादी तत्व मिलते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, इस तरह के तत्वों को ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं और ये बहुत गंभीर विषय है कि इस तरह का भारत में रहते हुए ही इस देश को वो इस्लामिक स्टेट मानते हैं वो, और कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे तत्वों को ये सीधा उनको संदेश नहीं देते कि भाई ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। नहीं तो इतनी बड़ी हिम्मत पड़ती हो, कहते कि भाई उसकी गर्दन काट के लाओ और उसके गर्दन की कीमत ये है। वो काम कर रहा है, वो वहाँ पर जो हमारे जो दरगाह है अजमेर की, यानी पवित्र दरगाह में काम करने वाला, वो कह रहा है कि जो उसकी गर्दन काट के लाएगा उसको वो अपना घर वो दे देगा। तो कोई उसको बताने वाला नहीं है भारत में कि भाई यह इस्लामिक स्टेट नहीं है कि तुम यार गर्दन काट रहे हो, गर्दन की कीमत लगा रहे हो। तो इस तरह के तो इस संबंध में भारतीय जनता दल ने कई बार इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है कि इस तरह के जो कट्टरवादी तत्व हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, वो जो है इन्हीं जो राजनीतिक पार्टी हैं जैसे कि जीएनपीसी या कांग्रेस या ये वामपंथी या टीएमसी और समाजवादी आरजेडी, इसी टाइप के, यही इन्हीं से उनको बल मिलता है, उनको शह मिलता है, उनको ताकत मिलती है। तो जब तक इन राजनीतिक संगठनों को, राजनीतिक संगठन नहीं भी है, ये सब राजनीतिक संगठन ही नहीं, भारतीय जनता दल ने तो देश हित में और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ ये बताया हुआ है कि ये हमारी देश विरोधी ताकतें हैं, भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में। तो यदि देश को सुरक्षित रखना है तो इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना होगा, और सरकार कर सकती है, मोदी कर सकते हैं, बीजेपी वाले कर सकते हैं, लेकिन इनका समय समय पर टुकड़ों में बस वर्णन करेंगे, देश हित में इनका इलाज नहीं करेंगे, और देश हित में कभी भी इनको ये बेनकाब नहीं करेंगे कि ये इस तरह के जो गर्दन काटने वाले और भी इस तरह से के जो है वो कट्टरवादी जो सोच या हरकत करने वाले जो है इन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा पाले जाते हैं। तो स्थिति बड़ी गंभीर है, और गंभीर इस मामले में है कि इनका इलाज करने के बजाय, देखिए जब इलाज करना है, जब बीमारी का आप इलाज करते हैं तो इस बीमारी से संबंधित जो अन्य बीमारी क्या हो सकती है, किसके कारण किस कारण हो रही है, सबका जब एक यानी क्या कहते हैं कि मुकम्मल या कंप्लीट पूर्ण रूप से आप इलाज नहीं करेंगे तो आंशिक इलाज का कोई मतलब नहीं है। तो नुपुर शर्मा का बयान या उसका आक्रमण जो है वो तो एक सिम्टोमेटिक एक जो है एक मिसाल है, एक नमूना है कि जिसके बयान की आलोचना होनी चाहिए, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको समर्थन देना बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है।
और उससे ज़्यादा घिनौना उससे और घातक राष्ट्रविरोधी है जो कि ये कहते हैं कि उसकी वो गर्दन काट के लाओ, और उसके गर्दन की कीमत है। और कुछ अमानुषिक अत्याचार करने की भी वो धमकी मिल रही है। और इतना ही नहीं, वो नुपुर शर्मा कह रहे थे कि विदेशों से कुछ मुस्लिम देशों से तो भारत यानी इतना कमजोर हो गया है कि जो चाहे वो जो है वहां से वो बेहतर है। और ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को शर्म नहीं आती है कि उसने जो हिंदू आबादी को उसने डेसिमेट कर दिया है। और अभी समाचार आ रहे हैं कि वो वहाँ जो पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का वो अपहरण और फिर वो निकाह, इस तरह के अपराध हो रहे हैं। वो भारत को जो है वो सीख देता है। तो उसको पाकिस्तान को बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है आईना दिखाया जाना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान तो अपनी मौत मर रहा है, आर्थिक तंगी भी है, सारी बातें हैं। तो अब इन देशों को यानी जिनकी कोई विसात नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो जो है भारत को इतना कमजोर समझते हैं कि वो टिप्पणी कर रहे हैं। और वो नुपुर शर्मा को इस तरह की अमानुषिक अत्याचार की धमकी दे रहे हैं। तो ये सारी जो है वो गंभीर विषय है। नुपुर शर्मा का बयान जो है एक लक्षण है कि किस तरह से लोग जो यानी जो इस देश को एकता चाहिए, भाईचारा चाहिए, आपसी सद्भाव चाहिए, उसके स्थान पर यानी आग भड़काना, नफरत फैलाना, इसके लिए या इसको फैलाने वाली कितनी खतरनाक एजेंसियां हैं। ये चिंता जो है भारतीय अवाम ताकत दल को है। लेकिन भारतीय भाई बहनों, अब आप लोग देखते होंगे इस तरह की चिंता जो है वो किस राजनीतिक दल में है। सिवा जो है एक राजनीतिक दल जो है वो जो है नुपुर शर्मा का पक्ष लेगा, दूसरा राजनीतिक दल जो है नुपुर शर्मा की जो गर्दन की कीमत लगाया, गर्दन काट लेने का जो इस तरह से धमकी देगा या अमानुषिक अत्याचार की धमकी देगा, उसके बचाव में कुछ राजनीतिक दल चले आते हैं। तो सवाल है कि इससे जो है इस प्रकार से देश नहीं चलेगा। राजनीति तो चलेगी, सत्ता तो मिलेगी, और ऐसे तत्व ही जब वो सत्ता पर काबिज होते हैं तो इस मुल्क को और हमारी आवाम को वो क्या दे सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है और जग जाहिर है। तो ये जो है ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कभी भी जो है वो कभी भी पीएफआई और देखिए बीजेपी वाले पीएफआई का वर्णन कर देंगे। अब मैं उसका नमूना अब बता रहा हूँ। उस नमूने से बीजेपी जैसे संगठनों की मंसूबा जरा पढ़िए। इसी संबंध में वो जो प्रवक्ता जो है इनका बीजेपी का जो प्रवक्ता है समित पात्रा, वो ये कह रहा था कि 2014 के जो संसदीय चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव के दौरान जो है तो मोदी जी जो है बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नामित होने के पहले वो बीजेपी के प्रचार समिति के प्रमुख
जो है वो बनाए गए थे। तो बीजेपी के चुनाव प्रचार के प्रमुख की ही क्षमता में वो पटना में भाषण दे रहे थे। समित पात्रा ये कह रहा था कि वहीं पर जो है पीएफआई के लोगों ने जो है वहाँ पर विस्फोट किया, मतलब कि मोदी जी की सभा में, पटना में मोदी जी की सभा में पीएफआई लोगों ने जान से मारने के लिए जो है वो विस्फोट किया और कुछ लोगों की जाने गई। ये बात तो सत्य है, लेकिन इस बात को वो समित पात्रा को छुपा ले गया और इस पर उसकी घिघी बंद हो गई कि उसके 8 साल बीत गए हैं मोदी जी के शासन में रहते हुए लगातार जो है उस पीएफआई का अंत क्यों नहीं किया। इस पर समित पात्रा की घिघी बंद हो गई कि मोदी जी को मालूम हो गया कि ये करतूत जो है वो एक करतूत पीएफआई की है। मोदी जी के सत्तासीन हुए आज जो है 8 साल से ऊपर हो गए। इस पीएफआई को नष्ट में नाबद क्यों नहीं किया, इस पर वो बीजेपी का प्रवक्ता समित पात्रा की घिघी बंद हो गई और इस पर भी समित पात्रा की घिघी बंद हो गई कि इसी पीएफआई का राजनीतिक मुखौटा जो है एसडीपीआई है। एसडीपीआई का प्रवक्ता एसडीपीआई का प्रवक्ता तस्लीम रहमानी जब आता है तब यह अपने को राष्ट्रवादी बनता है। ये समित पात्रा ये कभी नहीं कहता है कि मैं इसे तस्लीम रहमानी से मैं कदाप नहीं बात करूंगा, जो कि ये भारत का एक गद्दार है, भारत का एक दुश्मन है। कभी बोला नहीं बोला। तो इसी तरह से जो है ये जो पाखंडी किस्म के जो राष्ट्रवादी हैं, इनसे हमारे भारत देश को बहुत नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी का या बीजेपी के प्रवक्ता का समित पात्रा का ये पाखंड के नमूने से ही आप समझ जाइए कि बीजेपी अपने आप में कितनी पाखंडी है राष्ट्रीय मुद्दों को, यानी राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में। पीएफआई के विषय में बराबर इनको जानकारी है। इस पीएफआई को नष्ट में नाबूद और कोई भी राष्ट्रभक्त किस्म का शासक होता, प्रशासक होता, तो इस पीएफआई को जड़ से उखाड़ता। 8 साल नहीं उसको लगते, सिर्फ उसका वर्णन नहीं वो करवाता, वो उसका वर्णन नहीं करवाता टीवी चैनलों से, जड़ से उखाड़ता। और उसकी गतिविधि जब भी इस देश पर आफत आई है, तमाम जो है इस तरह से आंदोलन हुए हैं, अभी सीए के नाम पर तमाम पीएफआई का रोल जो है बिल्कुल सामने आया है। पीएफआई इस देश में आग लगाने के लिए जो है वो विदेशी फंड भी मंगाया इसने, लगभग 120 करोड़। अब देखिए पीएफआई ने फंड मंगाया इस देश में तमाम आंदोलन, तोड़फोड़, हिंसा और अस्थिरता फैलाने के लिए। उसमें से 90 करोड़ जो है जीएनपीसी के नेता कपिल सिब्बल को दिया। यह तथ्य और यह सच्चाई जो है न्यूज़ चैनलों पर फ्लैश भी हुई। अब देखिए पीएफआई का बीजेपी वालों ने वर्णन करवा दिया, टीवी चैनल को दे दिया। लेकिन इस पीएफआई ने जीएनपीसी के नेता कपिल सिब्बल को जो 90 करोड़ जो रुपया जो उसको दिया, न तो मोदी महोदय, न तो मोदी जी की सरकार, न बीजेपी वाले न तो इसकी जांच करवाए और कभी न तो जांच करवाए न तो कपिल सिब्बल के खिलाफ, न तो जीएनपीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। और देश ने देखा होगा
कि सिर्फ जो है अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन या सरजील अहमद, बस। तो इस तरह से जो राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं चल रही हैं भारत के खिलाफ, सेलेक्टिवली चुन करके, चुनने का मतलब यह है कि जो उसका एक जो मुखौटा भर है, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उस पर जो है कार्रवाई जो है वो भी सांकेतिक यानी सिंबॉलिक कार्रवाई करके जो इसका मतलब सरगना है, जो बड़ी मछली है या मगरमच्छ है, यानी देश विरोधी हरकतों का और करतूतों का, उसको बचाना। इस बात को भारतीय जनता दल ने कई बार बताया। अब ये सवाल उठता है कि इस तरह की चिंता भारतीय जनता दल के अलावा किसी और दल को है? कोई दल इस पर बात करता है कि भाई पीएफआई जो है वो ये पीएफआई यानी इतनी खतरनाक संगठन है, तो मोदी जी के शासन के तत्वाधान में 8 साल से यानी क्यों पल रही है? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। ये जितने भी दल हैं, कांग्रेस हुआ, वाम दल हुए, आरजेडी हुआ, समाजवादी पार्टी हुआ, कभी भी पीएफआई पर सवाल न तो सवाल उठाते हैं, ये कभी भी एसडीपीआई पर सवाल नहीं उठाते हैं, एआईएमआईएम पर सब इतना ही सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और जो है समाजवादी पार्टियों का या कांग्रेस पार्टी का या टीएमसी लोगों का वो वोट करती, बस यही तक। जो उनकी सत्ता के संबंध में जो उनका स्वार्थ है जो है वही तक वो सीमित रहते हैं। लेकिन ये पीएफआई और जो एसडीपीआई या सिमी और इसके संबंधित जो है एआईएमआईएम है, वो कितना खतरनाक है, इस पर जो है एक शब्द भी न तो समाजवादी पार्टी के लोग, न तो वामपंथी, न तो टीएमसी, न तो आरजेडी वाले और न तो कांग्रेसी नहीं बोलते। तो सवाल इस बात का है कि ये और न कभी बोलते हैं और न कभी बोलेंगे वो। और उससे भी बड़ी चीज है ये है कि जब ये सरकार जो है इतनी गंभीर मसलों को सिर्फ टीवी चैनलों को दे करके अपने कर्तव्य की, अपने फर्ज की यानी तस्दीक करती है, जबकि उसका फर्ज ये बनता है कि ऐसे संगठनों को जड़ से उखाड़ें और उसकी जड़ उससे संबंधित और कौन तत्व हैं जो कि यानी जड़ जमाए हुए हैं। और देखिए वास्तव में पीएफआई की जांच की जाए तो कई और भी लोग मिलेंगे, कई स्कॉलर मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगे, लेकिन जांच तो हो, बस 2-3 को पकड़ लिया, बस बात खत्म होगी, टीवी चैनलों की टीआरपी बढ़ गई, बस काम हो गया। कोई भी समस्या को बिल्कुल जो है वो मुकम्मल यानी किसी भी समस्या और इस तरह की कोई भी समस्या हो उसको मुकम्मल रूप में और मुस्तकिल तरीकों से पीएफआई का ही अब ले लीजिए तो पीएफआई में कौन शामिल हैं, कौन तत्व और भी हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं या कॉलेज में हैं, कहाँ से इसको फंडिंग मिलती है। और रोज एक टीवी चैनलों को कोई न कोई कहानी मिलती है। अब जैसे वो एक समाचार दिखा रहे थे कि माने अपने देश में, बताइए, अपने देश में पाकिस्तान प्रायोजित जो है वो कार्यक्रम चल रहा था, क्या वो दावते मिल्लत
करके जो है वो यानी फंड अपने देश में फंड रेज करने का, यानी माने इस तरह से धन इकट्ठा करने का, यानी पाकिस्तान के संगठन का भारत में इस तरह से यानी धन इकट्ठा करने का, या दावत मिल्लत करके, और कुछ जो है वो मेडिकल की दुकानों पर इसे मिल रहा है। सवाल इस बात का है कि कौन ऐसे तत्व हैं जो कि अभी भी जो हमारा दुश्मन बन गया है पाकिस्तान, उसके ही हित के लिए जो है इस तरह से दावत मिल्लत वगैरह दावत मिल्लत वगैरह वो उसको चला रहे हैं। और निश्चित रूप से इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं पाकिस्तान समर्थित हैं, पाकिस्तान के पक्ष में, भारत विरोधी में, इनको ठीक से जांच की जाए तो बगैर राजनीतिक संरक्षण के ऐसी गतिविधियां ऐसी गतिविधियां चल नहीं सकती हैं। ये टीवी चैनल वाले क्या ये टीवी चैनल वाले यानी इस संबंध में क्या दिखा रहे थे कि दावत मिल्लत जो है वो धन इकट्ठा कर रहा है, जबकि ये संस्था कहाँ की, पाकिस्तान की है। और जो है उसी पैसे से जब ये पत्थर फेंके जाते हैं तो पत्थर फेंकने में क्या है कि जो पत्थर फेंकेगा उसको 100 रुपये मिलेगा, जो पेट्रोल बम फेंकेगा उसको 500 रुपये मिलेगा, जो पत्थरों का ढेर जो ठेले वाला है उसे है उसको 5000 मिलेगा। सवाल इस बात का है कि जब इस तरह की गतिविधि चल रही है, मालूम हुआ तो इस तरह के तत्वों को पकड़ धकड़ करके और उनकी जड़ तक बीजेपी वाले या इनकी सरकार जो है समाप्त करती क्यों नहीं है? इस तरह की कहानी यानी क्यों इनको थमाती है? टीवी चैनल वाले जो है इसका समाधान वो करेंगे। टीवी चैनल वाले बस इसको लेकर के देश में नफरत फैलाएंगे, और नफरत फैलाना जो है सबसे खतरनाक देश विरोधी हरकत है। देशभक्ति का तो तकाजा है। इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं, PFI की गतिविधि है या दावत मिल्लत की गतिविधि है, इसको तो बिल्कुल नष्ट में नाबूद कर दीजिए, और बगैर किसी को कान खबर भी न लगे, और इनका अंत हो जाए और इनका विनाश हो जाए। लेकिन इसके उल्टे करते हैं। ये टीवी चैनल को दिखाएंगे तो उनकी गाथा वो सुनाएंगे, कुछ नफरत फैलेगी पूरे समाज के खिलाफ, लेकिन उसका इलाज नहीं ये करेंगे। इस तरह की का जो तरीका इन समूह का है, या बीजेपी वालों का जो है, या बीजेपी के द्वारा जो है टीवी चैनलों का है, वह बहुत ही खतरनाक देश विरोधी है। यही बात जो है भारतीय जनता दल बार बार यानी इनकी करतूतों को बता रहा है कि ये कितने जो है वो खतरनाक है इस मुल्क के लिए। भारतीय जनता दल बराबर हमारा मुल्क कैसे इन ताकतों से महफूज रहे, कैसे सलामत रहे, कैसे मजबूत बने, इसी की चिंता YouTube के संदेश के माध्यम से बराबर ये कर रहा है। ये राजनीतिक दल बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले इत्यादि जो है भारतीय आवाम ताकत दल के इस अभियान को जो है किसी न किसी वो षड्यंत्र से इसको रोकना चाहते हैं, रोकने की साजिश करते हैं। इनकी मजबूरी ये है या इनकी कमजोरी ये है कि भारतीय जनता दल कहता है कि भाई देश में भारतीयता का माहौल आए। अब इसके जवाब में इनके पास कोई
कोई कोई कोई तार्किक तथ्य नहीं है कहने को। भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है कि देश में जो है भारतीयता के आधार पर एकता होनी चाहिए। अब सवाल है कि अब इसको रोकने के लिए जनता को क्या बताएंगे कि क्या देश में भारतीयता के आधार पर एकता नहीं होनी चाहिए, क्या बताएंगे बताइए। तो भारतीय जनता दल तो जितने भी मूल तत्व हैं, किसके मूल तत्व हैं, इस देश को मजबूती देने के लिए, अपनी आवाम में आपसी जो है सुकून लाने के लिए, आपसी एतबार को स्थापित करने के लिए। इसके जवाब में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये पार्टियां हो, इसके जवाब में ये कौन सा तथ्य, कौन सा तर्क जो है ये पार्टियां जो है दे सकती हैं। और वाकई में इनके पास जो है कोई भी तार्किक जो है, इनके पास कोई भी तार्किक न तो तथ्य है और न कोई इनके पास इस तरह की कोई सामग्री है। इसलिए यानी राष्ट्रीय विषयों पे और देश हित विषयों पर जो भारतीय जनता दल बातें उठाता है, इनके पास जो है कोई भी इनके पास न तो कोई वो तार्किक तथ्य है और नहीं और इनके पास जो है वो जवाब देने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए इनके पास कोई सामग्री है। तो बस ये जो आपराधिक जो तरीके रहते हैं वो तरीके अपनाते हैं भारतीय आवाम ताकत दल के खिलाफ। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने तो शिकायत कर दी है ऊपर जो है शीर्ष नेतृत्व से, सरकार से कि कुछ करो। अब सवाल यह है कि कोई भी सरकार या राजनीतिक दल जो है भारतीय जनता दल के खिलाफ यानी कौन सी कार्रवाई करेगा। भारतीय जनता दल यानी ये बताएं कि किस अपराध में भारतीयता की बात करना क्या अपराध है, ये बताएं। भारतीय एकता की बात करना क्या अपराध है, ये बताएं। भारतीयता आधारित जो है मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जनभक्ति करना क्या ये अपराध है, बताएं ये। तो ये क्या बताएंगे और क्या शिकायत करेंगे? यानी अब क्या यही साबित करेंगे कि भारतीयता आधारित एकता स्थापित करना ये अपराध है? सवाल इस बात का है कि मैंने मुख्य प्रश्न यह है कि इन विषयों पर यदि गंभीरता से कोई सोचे कि आज मैंने देश हित की बात करना और देश को एक रखना, भारतीयता और एक रखना और भारतीयता का माहौल लाना, ये कैसे जो है ये कैसे उसको अपराध के रूप में जो है माने जनता के सामने या कोर्ट के भी सामने ये कह पाएंगे। तो इसलिए जो है इसलिए भारतीय जनता दल और तो चूंकि इनको ये सत्ता पर जरूर काबिज हैं, लेकिन चूंकि इनको देश से मतलब नहीं है, वरना तो भारतीय जनता दल के इस अभियान, इस कोशिश जो कि इस देश में भारतीयता आधारित एकता लाना चाहता है, इसको पूरा समर्थन देते, आगे लाते कि भाई अरे इतने वर्षों बाद जो है इस तरह की जो है वो देश हित की बात वो उठाई जा रही है। सरकार जो है वो माने यदि बीजेपी वाले वास्तव में देशभक्त होते तो
तो हाथों हाथ उठा लेते कि अरे भाई मैंने देश के हित में इतनी अच्छी बात जो है कही जा रही है, निश्चित रूप से जो है इसका समर्थन, इसको और हर तरह से जो है उसको सपोर्ट करते, मीडिया वाले करते। लेकिन आज मीडिया वालों को भारतीयता आधारित एकता जो है ये माने उनके लिए जो है बहुत खल रही है, बहुत 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 तकलीफ दे रही है। और यहाँ तक कि मीडिया की हालत तो तुम्हारे वो पिछले एपिसोड में बताया भी था कि मीडिया के लोग कहते हैं कि यदि भारतीय जनता दल की बात उठाई जाए, यूट्यूब वाले सर को बुलाया जाए, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इस तरह का एक दबाव है। इसी से हमारे आदरणीय भारतीय भाई मान जरा समझे कि आखिर इनकी सोच क्या है। इनकी सोच हमेशा भारत विरोधी है और भारत विरोधी है, और जो है दम बढ़ते हैं कि ये भारत के बड़े भारत के बड़े हितैषी हैं। कभी अपने बोलेंगे ये मीडिया वाले कि हम जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हुए भी ये इतनी भारत विरोधी सोच के साथ कि यदि कोई संगठन या कोई भी व्यक्ति यदि भारत के हित की बात करता है, भारत में भारतीयता आधारित एकता लाना चाहता है, तो उसकी बात को उठाना, उसकी चर्चा करना जो है, चर्चा करने से माने इस मीडिया के पत्रकारों की नौकरी चली जाएगी, ये कहना है उनका। और जो सामना करते भी हैं वो भी सुनकर के आप लोगों को हंसी आएगी कि एक तो ये नेता, देखिए ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आज मैंने पहली बार जो है सन 1857 के बाद जो कि आज़ादी की जो आज़ादी की जंग या लड़ाई की वो प्रथम क्रांति थी। कई मायनों में जो है इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए जो है वो बेमिसाल थी। लेकिन एक विचार के लिए जो है बिल्कुल अद्वितीय थी कि हिंदू मुस्लिम एकता, और जिसके महत्व को जो है पूरे देश को जानना चाहिए। इन जेएनपीसी के इतिहासकारों ने उस 1857 की क्रांति को हमेशा महत्वहीन करते हैं। इनका इतिहास जरा पढ़िए, वो कहते हैं कि यह आज़ादी की क्रांति ही नहीं, यह तो जमींदारों और नवाबों के खिलाफ जो है वो के खिलाफ युद्ध था या लड़ाई थी। इस तरह से एनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने यानी इसके महत्व को कम किया। लेकिन देश को धन बनाना चाहिए, देश को यानी ऋणी होना चाहिए कम से कम, यानी वीर सावरकर पर, जिन्होंने किताब लिखी इस पर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक किताब है। लेकिन अब इन गद्दार जेएनपीसी वालों को देखिए, गद्दार जेएनपीसी नहीं बल्कि गद्दार जो है गद्दार AIMIM है, समाजवादी है, तमाम है, जो कि वीर सावरकर पर ही आक्रमण करते हैं। जरा देखें ना, और वीर सावरकर पर आक्रमण क्या करते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। हमारे देश के लोग जाने कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाला पहला गद्दार था मोतीलाल नेहरू।
जब 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 ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो नवयुवक था, तो किसी किसान आंदोलन में पंजाब के किसी किसान आंदोलन में ये शामिल हुआ था और पकड़ा गया था और जेल में बंद हो गया था। यही मोतीलाल नेहरू जो है अंग्रेजी सरकार से जवाहरलाल नेहरू के लिए माफीनामा दिया इसने। इस माफीनामा को जेएनपीसी वाले भी नहीं कहते हैं, बीजेपी वाले भी नहीं कहते हैं, लेकिन ये उल्टा जो है, अब उल्टा इन पर जो है यानी वीर सावरकर पर जो है वो माफीनामा, मान लीजिए माफीनामा उन्होंने दिया भी तो उनकी एक रणनीति थी कि मान लीजिए वो जेल में ही बड़े बड़े राजा हैं, जेल के बाहर बल्कि निकलते तो और वो और लोगों को संगठित करते, जागृत करते देश के लिए और देश की आज़ादी के लिए। तो ये माफीनामा जो है उनकी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन 38 साल यानी जेल में, वो भी 10-12 साल जो है कठिन यातनाओं वाला, इतना कोई सहा है? ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इतनी यातना सही है। वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इतनी यातनाएं और इतना जेल वो सहे हैं। देखिए यानी किस नैतिकता से आक्रमण करते हैं जो है वो सावरकर पर। तो सावरकर ने जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस करके वो किताब लिखी थी और उन्होंने कम से कम प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति के महत्व को बताने के लिए, देश को बताने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसको ये गद्दार किस्म के जेएनपीसी वाले, गद्दार किस्म के एआईएमआईएम वाले, गद्दार किस्म के समाजवादी वामपंथी जो है वो आक्रमण करते हैं कि उन्होंने जो है माफीनामा दिया। जो वामपंथी हमेशा वो अंग्रेजों से चिपके रहे, जो कांग्रेसी हमेशा अंग्रेजों से चिपके रहे और नेहरू और गांधी जब भी जेलों में रहे तो उनको स्वर्ग जैसी वो सुविधाएं मिली, दामाद जैसे उनको ट्रीटमेंट मिला। वो सावरकर पर कह रहे हैं कि उन्होंने जो है माफीनामा मांगा। तो इस तरह से जो इन समूह का जो चरित्र है हमेशा भारत विरोधी रहा है और इन समूह ने कैसे जो है हमारी आवाम को बरगला करके, झुठला करके, जो झूठा और अफवाह का शिकार बना करके, जातियों में बांट करके, संप्रदायों में बांट करके और जाति और सांप्रदायिक तिकड़, भाषाई तिकड़ में लगा करके सत्ता पर ये काबिज जरूर है, सत्ता पर काबिज जरूर है। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मान लीजिए जितनी भी आलोचना हम कर रहे हैं जेएनपीसी वालों को कि, लेकिन इस अवाम ने उसको समर्थन दिया है ना। तो अपने ये अवाम जो है जो इन समूह के समर्थन का जो राष्ट्रीय अपराध किया है, वो अपराध वो जो है अपनी अवाम को होना पड़ेगा। इतनी सारी बातें मैं जेएनपीसी के विषय में मैं बता रहा हूँ कि जेएनपीसी का ये नेहरू गद्दार था, मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार था। तो मोहनदास करमचंद गांधी तो चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन नेहरू ने तो लिया था ना। सन 52 से लेकर सन 62 तक 3 चुनाव में यानी हमारी आवाम ने उसको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया और क्या गद्दारी उसने नहीं किया। तो हमारी आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि इतने घोर गद्दार को जो है वो समर्थन दिया। तो समस्याएं जो है कई रूपों में आज इन देश के दुश्मन गद्दारों की असलियत
अपने अवाम को बताई जा रही है, तो ये बजाय कि अपनी करतूत पर देश से माफ़ी मांगे और कबूलनामा करें कि भाई हमसे ये गलती हो गई है, गलती हुई है, ये करने के बजाय भारतीय अवाम ताकत दल को धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस वाले जो है वो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। जो झूठ बोलने का जिम्मा शायद इस जेएनपीसी या कांग्रेस ने जयराम रमेश को दिया हुआ है। अब ये झूठ जो कि इसी पिछले एपिसोड में बताया गया है कि 5 से 62 रियासतों को जो सरदार पटेल ने अपने कूटनीतिक कौशल के द्वारा मैंने ये किया, अब उसका श्रेय लूटने के लिए जयराम रमेश किस प्रकार के झूठ का सहारा ले रहा है कि प्रधानमंत्री तो नेहरू थे, तो उनके निर्देश के अनुसार, तो इसलिए वो क्रेडिट नेहरू को मिलनी चाहिए। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि अरे बेवकूफ जयराम रमेश, वो गद्दार नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर के काबिल ही नहीं था। वो तो बहुत बड़ा अभिशाप था। उस अभिशाप के समर्थन में एक भी कांग्रेस, उस अभिशाप और देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। इस तथ्य को तो जान और नहीं था, और जो है, और उसको तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सरदार पटेल जिसके पक्ष में पूरी कांग्रेस थी, एकाध अपवाद को छोड़ करके उसको दबा करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने एक दूसरे घोर गद्दार नेहरू को इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में थोपा। इस सच्चाई को तो समझ, तो वो जो है नेहरू जो है प्रधानमंत्री के काबिल हरगिज नहीं था। तो उसके निर्देश वगैरह की बात तुम वो छोड़ दो। सरदार पटेल ने बगैर किसी के निर्देश के जो है अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने कूटनीतिक कौशल के आधार पर, और 5 से 62 रियासतों को जो है वो इकट्ठा करके भारत बनाया। और जैसा कि वो पिछले एपिसोड में भी बताया गया था कि यानी जो 5 से 62 रियासतें जो सरदार पटेल ने अपने कूटनीतिक कौशल के द्वारा भारत के किया, इसका श्रेय, इसका तमगा लूटने का तर्क ये गढ़ रहा था जयराम रमेश। पहली बात तो ये सब झूठे ही बोलते हैं। इसका जो राहुल गांधी भी झूठ और अफवाह, तो राहुल गांधी से लेकर के कोई भी नेता हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे कोई भी हो, सब झूठी बोलते हैं। और इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल ने अपनी आवाम से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से निवेदन किया है, समझाया है कि इन जेएनपीसी के किसी भी नेता, चाहे वो राहुल गांधी जो हो, इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करिए, विश्वास मत करिए। बस ये माने कि ये सब झूठ बोलते हैं, हमेशा हर वक्त झूठ बोलते हैं, अफवाह ये फैलाते हैं। लेकिन उसके नमूने को जरा देखिए कि, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से झूठ ये रचते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, कंकाक्ट करते हैं, और जो झूठ को ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो 5 से 62 जो इतना बड़ा काम था जो कि सरदार पटेल ने किया था, उसका तमगा लूटने का जो है तर्क दे रहा था वो जयराम रमेश नेहरू के लिए। लेकिन
जब 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 ये भी तथ्य को इन सबों ने जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने और तमाम जो है चाटुकार बौद्धिक वर्ग ने छिपाया कि नेहरू ने ही जो है रूस के या सिबेरिया के घने जंगलों में जो जो जेल बने हुए थे उसमें यही नेहरू रूसी शासकों से मिलकर के माने बहुत घोर यातनाओं के साथ हमारे 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 नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया। तथ्य ये है। और मरवाने के बाद फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर ये देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवा रहा था। और तब तक इसने जासूसी करवाया जब तक ये जिंदा रहा। तो ये तो इतनी बड़ी गद्दारी के विषय में जब 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 इन कांग्रेसियों से पूछा जाता है तो तर्क ये देते हैं कि भाई गृह मंत्री तो सरदार पटेल थे। अब इस तरह का जो आरोप है तो आरोप ये ठेल देंगे सरदार पटेल के ऊपर और जब वो और उनके ऊपर और जब जो 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 सरदार पटेल ने जो जो काम किया उसका तमगा उसका श्रेय जो है वो जो है लुटवाएंगे नेहरू के लिए। तो इस प्रकार इनकी घटिया किस्म की जो सोच के आधार पर जो है जो जो किस तरह का ये कुतर के गढ़ते हैं झूठ का और अफवाह का, इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हमारे आदरणीय भारतीय आवाम बहुत गौर से देखें। और वो इसलिए कि हर अपराधी इसी तरह का, अब चूंकि ये हमारे देश के अपराधी हैं, देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। भारतीय जनता दल को ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़े गद्दार भी हैं, बहुत बड़े खतरनाक भी हैं। और इसीलिए भारतीय जनता दल को यानी के इस प्रचार को इस ताकत को रोकने में अक्षम होते हुए ये भारतीय जनता दल के पदाधिकारी को धमकी देते हैं कि हम जो उठवा लेंगे, एड्रेस का क्या पता चल लेंगे। ठीक है भाई, आजकल जो अपराध का जमाना है, किसी को लगा दो, मारपीट हिंसा, इसी के तो तुम संगठन हो, ये तो मालूम है। लेकिन भारतीय जनता दल इन किसी भी बात से वो जरा भी न तो वो डरने वाला है और न तो देश हित में जो ये अभियान कर रहा है उसको वो रोकने वाला है। तो जिस जेएनपीसी के चरित्र के विषय में भारतीय जनता दल बराबर जेएनपीसी नहीं बल्कि शुरू होता है वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू इत्यादि से भारतीय जनता दल अपनी आवाम के सामने रख रहा है कि कितने भ्रमजाल में और कितने भ्रमजाल का शिकार हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम अभी पड़ी हुई है। अभी भी जो है इस घोर गद्दार जेएनपीसी के चक्कर में लोग कहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हुई। कांग्रेस समाप्त नहीं हुई। जब भी मौका आएगा तो करणी सेना वो समर्थन करेगी। जब भी मौका आएगा तो हरियाणा के जो कौशिक अपने को कौशिक समाज कहने वाले भारतीय भाई बहन समर्थन देंगे। कुछ जो है वो ये राहुल गांधी इत्यादि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वो मान करके कुछ कट्टरवादी तत्व जो है ये यानी इनको वो जो है देंगे समर्थन। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कुछ तबका अभी भी वो चिपका हुआ है। तो ये कांग्रेस जो है वो कांग्रेस या जेएनपीसी जो है मरी नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये मोदी महोदय सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अरे इसके लूटे हुए जो काला धन की रक्षा कर रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती है कि ये देश का डकैत
और देश का दुश्मन जो है इतना ऐश करता है, बाहर घूमता है, जरा भी मोदी जी के माथे पर शिकन नहीं आती है कि बताइए देश का दुश्मन, देश का गद्दार जो है उसको सारी सुविधाएं जो है ये मुहैया करवाते हैं मोदी जी और उनकी सरकार। तो अभिशाप, देश के अभिशाप की जड़ ये है, देश के अभिशाप की जड़ जो है मोदी महोदय और बीजेपी वाले हैं, जो इतने खतरनाक देश के दुश्मन और देश के डकैत एनपीसी या राहुल गांधी इत्यादि को जो है देश की कीमत पर, मतलब मोदी महोदय को मोहब्बत होनी चाहिए जो हमारी आम है, जो कि महंगाई से पिस रही है। आज हमारी जनता जो है महंगाई से किस कदर पिस रही है, एक शब्द नहीं आ रहा है मोदी महोदय का या बीजेपी वालों का, जबकि वो महंगाई कम की जा सकती है यदि इसी एनपीसी के लूट करके जमा किए हुए काले धन को ही लाया जाए, सब्सिडी दी जाए, महंगाई से बिल्कुल हमारे आम और गरीब आवाम को निजात दिलाई जा सकती है। लेकिन इनको आवाम की चिंता नहीं है, इनको चिंता है जो है वो जीएनपीसी की और जीएनपीसी के गद्दार राहुल गांधी और इत्यादि की चिंता। तो भारत के दुखड़े की जड़ ये है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, भारतीयता के महत्व को समझिए, उसको मजबूत करिए और ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए बिल्कुल मन में ठानिए, कटिबद्ध होइए और प्रतिबद्ध होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।